गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी लेंगे कि कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर कैसे बना, कितने जनरेशन्स के थ्रू ये अभी आज कौन से जनरेशन में खड़ा है, पहले कौन सी डिवाइस कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी और आज कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसके बहुत सारे हार्डवेयर जो होते हैं वो क्या हैं और इसकी मेमोरी कौन कौन सी टाइप की हैं। तो दोस्तों, इतना हम आज के क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले तो समझिए दोस्तों, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर इज a डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा डिजिटल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो कि अरिथमेटिक मतलब जोड़ घटाव, गुणा भाग, या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस की लॉजिकल की क्या चीज़ सही है क्या गलत है, यस नो जिसको बोला जाता है, तो इस टाइप के ऑपरेशन दोस्तों ऑटोमेटिकली करता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म जेनरिक सेट्स ऑफ ऑपरेशंस सच एज प्रोग्राम्स। दीज प्रोग्राम्स इनेबल कंप्यूटर्स परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ टास्क। दोस्तों, जो आज के जो नए कंप्यूटर्स हैं वो बहुत सारे ऑपरेशंस जो है कर सकते हैं, जिनको कि बोलते हैं प्रोग्राम्स रन करना। आप बहुत सारे देखते होंगे कि बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, आप कोई एक काम करना चाहते हो जैसे वर्ड हो गया, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, उसको प्रिंट करना, जो भी तो इस टाइप के काम है वो भी कंप्यूटर कर रहा है। तो इस तरह से इतने सारे दोस्तों आजकल एप्लीकेशंस कंप्यूटर के ऊपर रन रहे कर रहे हैं। बहुत सी तरह के अभी टास्क आजकल आपका कंप्यूटर करने में सक्षम हो गया है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन स्टोर फाइंड द अरेंज इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट्स एंड कंट्रोल अदर मशीन्स। तो ये ही एक डेफिनेशन है दोस्तों कंप्यूटर का, कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि कोई डेटा है उसको स्टोर कर सकती है, इंफॉर्मेशन को अरेंज करके रख रख सकती है, और उसके बाद जब ज़रूरत हो तो उसको आप मांगने से, आप ढूंढने से मिल सके उसको ढूंढ सकती है। और इसके अलावा दोस्तों कैलकुलेशन का काम जैसे अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो भी कर सकती है। इसके अलावा कंप्यूटर दोस्तों क्या है कि एक दूसरी मशीन दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल, या दूसरी कोई मशीन है उसको कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये आज की लेटेस्ट न्यू जो है, इसका जो डेफिनेशन है वो आज का ये है। दोस्तों, आपको ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर जो डिजिटल कैलकुलेशन करता है, तो ये दोस्तों बाइनरी टाइप का डिजिट्स होती हैं जिसके ऊपर ये डेसिमल पे डायरेक्ट नहीं करता है दोस्तों। जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो बाइनरी डिजिट्स के ऊपर रहते हैं। बाइनरी डिजिट का मतलब क्या होता है, ओनली 2 बिट होते हैं उसमें, जीरो और वन। जीरो और वन का मतलब है या तो हाँ या ना है, या फिर आप देखिए करंट, उसमें एक्चुअल जो डिवाइस कोई भी सिस्टम सर्किट है उसके अंदर जो कंप्यूटर समझता है वो होता है करंट, नो करंट। अगर उसके अंदर वोल्टेज है तो यस है, वन है, और वोल्टेज नहीं है तो नो है। आप एक स्विच से इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। एक स्विच जैसे आप ऑफ कर देते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, ऑन कर देते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो ऑन करने को वन समझिए और ऑफ करने को जीरो समझिए। तो कंप्यूटर जितने भी ऑपरेशन करता है दोस्तों, जितने इसके हार्डवेयर होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और जो भी चिप्स होती हैं, उसके अंदर यही काम खाली ऑन ऑफ का जो होता है, इसी से ही कंप्यूटर का सारा कैलकुलेशन दोस्तों होता है। अभी दोस्तों समझते हैं कि ये किस तरह से कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये दोस्तों, देयर आर 5 generations through which the computer has been evolved दोस्तों। It evolved from large size simple calculator to so powerful machine that you all know today। तो दोस्तों ये बहुत सारे जनरेशन से निकला है, और आपको पता है कि आज हम कंप्यूटर के बिना जो है हमारा कोई काम चल नहीं सकता है। इवन आप जो स्मार्टफोन मोबाइल जो लेते हैं उसमें सब में दोस्तों सारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर और सारी चीज़ें होती हैं वही मिलके पूरा डेटा आपका सारा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। आज हम ऐसी बातें करते हैं, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करते हैं, जो कि आपकी इच्छा, आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, या फिर ऑटोमेटिक कोई काम चालू करके रखना है, तो वो सारी चीज़ें दोस्तों कंप्यूटर के द्वारा होती हैं। तो पहली जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन वाज फ्रॉम 1940 टू 1956। इन दिस जनरेशन दोस्तों कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा।
कई सारी लेबोरेटरीज़ में हो सकता है रखी हो। तो ये दोस्तों छोटे-छोटे जैसे हमारे बल्ब होते हैं, तो ये बल्ब के आकार की दोस्तों छोटी-छोटी जो है ट्यूब्स होती थी। तो जो बल्ब के एकदम साइज़ नहीं होता था, ये पतली-पतली जो है लंबी-लंबी ट्यूब्स होती थी। तो इनसे दोस्तों इसके अंदर जब करंट फ्लो होता था, जब इसके अंदर एनर्जी पास होती थी, तो वो वैक्यूम ट्यूब से दोस्तों जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को दोस्तों कंट्रोल करता था, वोल्टेज नो वोल्टेज, और उसके हिसाब से दोस्तों सारे कैलकुलेशंस इनिशियली होते थे। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ा होता था और इसका पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता था, और जो रूम जहाँ पे रखा जाता था उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसमें मेमोरी के लिए दोस्तों मैग्नेटिक टेप या पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मशीन लैंग्वेज मीन्स डायरेक्ट जो है कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, उस मशीन लैंग्वेज को ही डायरेक्ट यूज किया जाता था। इसके अंदर आप जो आज के जो लैंग्वेजेज हैं कि आप आराम से टाइप कर दो, एक्चुअली कंप्यूटर जो समझता है वो बाइनरी डिजिट्स, उसमें जो है हेक्सा डेसिमल नंबर्स का यूज होता है, कंप्यूटर जो समझता है। बट हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मल टाइप करते हैं, उसको बाद में बहुत सारे हमारे कंपाइलर्स होते हैं, बहुत सारे कन्वर्टर्स होते हैं, जो हमारे लो लेवल लैंग्वेज से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उसको हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे डिवाइसेज, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो जिससे सारे कैलकुलेशंस ऑटोमेटिक जो है कंप्यूटर समझ जाता है कि हम जो टाइप कर रहे हैं कि उससे हम क्या चाहते हैं। जबकि एक्चुअल में पहले ऐसा नहीं था। पहले मशीन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता था, मतलब जो डायरेक्ट कंप्यूटर समझता है उसी को आपको पंच करने की ज़रूरत होती थी, डेटा फिट करने की ज़रूरत होती थी। दोस्तों इसमें एग्जांपल यूनिवैक और इनियाक हैं, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन स्टार्टेड फ्रॉम 1956 टू 1963। इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज होना शुरू हो गया था। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। वैक्यूम ट्यूब क्या था? वैक्यूम ट्यूब जो है एक जस्ट नॉर्मल जैसे बल्ब होता है उस टाइप की डिवाइस थी। उसमें सॉलिड स्टेट का यूज नहीं होता था, उसमें डायरेक्ट रियली जो है बल्ब जलता था, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती थी। बट उसके बाद ट्रांजिस्टर आया तो उसी सेम काम के लिए दोस्तों एक छोटी सी सर्किट सेमीकंडक्टर का आविष्कार हुआ। और सेमीकंडक्टर आपको पता होगा दोस्तों, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हमारे हैं ये सेमीकंडक्टर हैं। तो इन सेमीकंडक्टर्स का दोस्तों इस्तेमाल करके ट्रांजिस्टर्स बनाए गए, और ट्रांजिस्टर्स इतने छोटे होते थे कि वो एक ट्रांजिस्टर से आपका पूरा ये जितना भी वोल्टेज नो वोल्टेज जो भी कंट्रोल सर्किट्स जो बनाने हैं उससे जो है वो काम बहुत आसान हो गया। और उससे दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ कि पावर कंजम्पशन जो है कम हो गया। उसके अलावा इसका साइज़ दोस्तों कम हो गया। और इसमें दोस्तों जो है हम क्या किया हमने कि जो मशीन लैंग्वेज था उसे हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू हो गया। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो उस टाइम पे इनिशियली इस्तेमाल होते थे वो कोबोल और फोर्ट्रान होते थे। तो इस तरह से दोस्तों कंप्यूटर ने थोड़ा सा एक पायदान आगे बढ़ने की कोशिश की, और इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको मेमोरी सर्किट्स कौन सी सर्किट्स होती हैं दोस्तों? फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स होती हैं। जिन्होंने बेसिक कंप्यूटर के बारे में बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा उनको जनरली आइडिया होगा फ्लिप फ्लॉप सर्किट क्या होता है। ये जो है डेटा को स्टोर करने की इसके अंदर दोस्तों काबिलियत होती है। तो नेक्स्ट जनरेशन हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन। ये 1964 टू 1971 था। इसमें दोस्तों आईसी जो इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसका इस्तेमाल किया गया। और इसमें दोस्तों पहली बार कीबोर्ड और मॉनिटर का इस्तेमाल होना शुरू हुआ दोस्तों। इससे पहले दोस्तों कोई कीबोर्ड कोई मॉनिटर नहीं होता था, ऐसे ही आप काम करते थे। उसके बाद दोस्तों इसके साथ साथ इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज भी शुरू हो गया। और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज करने का फ़ायदा ये हुआ कि आप अलग अलग टाइप के ऑपरेशन जो है एक समय करना हमें सुविधाजनक और आसान हो गया, और हमारे अंदर वो काबिलियत आ गई कि हम जो है एक साथ कई ऑपरेशन एक कंप्यूटर के ऊपर कर सकें। इसके बाद दोस्तों फोर्थ जनरेशन आया। फोर्थ जनरेशन जो 1971 से आया, ये अभी तक जो है दोस्तों फोर्थ जनरेशन ही चल रहा है। इसके अंदर दोस्तों जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स थी उनको यूज करके उनको क्या माइक्रो प्रोसेसर बना दिया गया। अब माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों इतना पावरफुल होता है कि एक माइक्रो प्रोसेसर में लगभग एक हज़ारों से ज़्यादा आईसी उसके अंदर होती हैं एक सिंगल चिप के अंदर।
इतनी ज़्यादा आईसी होती हैं, जबकि एक आईसी के अंदर जो है हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और वहीं पे जो है एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हज़ारों आईसी होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा बना था, इट वाज इंटेल 4004। इसी ड्यूरेशन में दोस्तों, फोर्थ जनरेशन में, इससे पहले माउस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई जिसको बोलते हैं, आजकल जो विंडोज़ वगैरह जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं सब जीयूआई बेस्ड हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और उसके अलावा हैंड हेल्ड डिवाइसेस बहुत सारी हैं, मोबाइल से लेके सारी, बहुत सारे हैंड हेल्ड डिवाइसेज आज की डेट में जितने भी बने हुए हैं, वो सारे के सारे दोस्तों जो है ये हमारे फोर्थ जनरेशन में ही डेवलप हुए हैं। तो मोटा मोटा अगर हम समझें तो दोस्तों टोटल 4 जनरेशन मेजर हैं। बट जो है 5वीं जनरेशन की अगर हम बात करें, तो 5वीं जनरेशन जो है दोस्तों, हम आगे की सोचते हैं कि आज से जो है आगे की जो जनरेशन होगी, दैट विल बी आवर 5th जनरेशन। इट विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इसमें यूज होगा। वॉइस रिकॉग्निशन के स्टेज में हम अभी पहुंच गए हैं। आवाज़ को हम बोलते हैं, बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि अमेजन और बहुत सारे ऐप में और गूगल में भी वॉइस से बोलने से भी आजकल जो है कोई भी चीज़ होता है उसको टाइप करके ले आता है। तो ये दोस्तों क्या है, डायरेक्ट एग्जाम्पल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो वॉइस रिकॉग्निशन हमने शुरू कर दिया है। अभी हमारा गोल क्या है कि आगे टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट। अभी दोस्तों हमारा गोल ये है कि हमने ऐसी डिवाइसेस आगे डेवलप करनी है जो नेचुरल लैंग्वेज में, कोई किसी भी लैंग्वेज में बात कर रहा है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसको सुन करके, ऐसा हम बात कर रहे हैं, इसको समझ करके कंप्यूटर अपने आप हम क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो, नॉट ओनली इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हिंदी में, अपने जो है रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो भी कंप्यूटर उसको रिस्पॉन्ड कर सके, जो हम चाहते हैं उसका आउटपुट आपको ला के दे सके। तो हमारा एम ये है कि यहाँ तक हमने पहुँचना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। अभी दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं। हार्डवेयर का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जो आप देख सकते हैं, जिसको हाथ से छू सकते हैं, उनको दोस्तों हार्डवेयर बोला जाता है। इसी के साथ आपको बता दूं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर जिनको आप जो है ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ये खाली इलेक्ट्रिक करंट की तरह जो है अंदर अंदर फ्लो होती हैं और इंफॉर्मेशन को अंदर रन करती हैं। तो उनको सारे को दोस्तों सॉफ्टवेयर बोला जाता है। तो हार्डवेयर जो है फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं। दिस इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड द मशीनरी और द इक्विपमेंट ऑफ द कंप्यूटर। जितनी मशीनरी जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो जो है हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर जो है कीबोर्ड, माउस और आपका जो है मॉनिटर हो गया दोस्तों, सीपीयू का जो डिब्बा पड़ा रहता है और जितने भी कनेक्टर्स वगैरह लगे रहते हैं, ये सारे सारे दोस्तों हार्डवेयर में आते हैं। बहुत सारे दोस्तों हार्डवेयर हैं जो कि आप देख नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया और बाकी बहुत सारे आइटम हो गए, वो सब क्या है सीपीयू के अंदर अंदर कंप्यूटर के अंदर होते हैं। इसका माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सारी चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए हम उनको देख नहीं सकते हैं नॉर्मली। बट वो भी सारे के सारे जितने सीपीयू के अंदर जितनी चीज़ें हैं उसको खोलने के बाद निकलती हैं, वो सारी की सारी दोस्तों हार्डवेयर हैं। अभी हम बात करते हैं दोस्तों डायग्राम के माध्यम से कि क्या क्या हार्डवेयर में होता है। तो इनपुट, अगर हार्डवेयर में इनपुट डिवाइसेज अगर हम सोचें तो कीबोर्ड, माउस वगैरह हो जाते हैं, ये सब इनपुट डिवाइस हो जाती हैं। मॉनिटर भी एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोनों में माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों प्रोसेसर हमारा हो गया, जो सीपीयू, जो हमारा जो बीच वाला बड़ा वाला डिब्बा होता है कंप्यूटर का। इसके अलावा दोस्तों मेमोरी की डिवाइसेस हो जाती हैं। आप जो है बाहर से एक्सटर्नल मेमोरी आप लगा रहे हैं, सीडी ड्राइव वगैरह लगा रहे हैं, फ्लॉपी ड्राइव लगा रहे हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव एक्सटर्नल लगा रहे हैं, और आजकल तो नेटवर्क एक्सेस्ड सर्विस नैश ड्राइव्स हो गई हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों मेमोरी हो जाते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर भी बहुत सारे मेमोरी चिप्स होती हैं और मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है कंप्यूटर के अंदर भी, सीपीयू के अंदर भी होता है। इसके अलावा दोस्तों आउटपुट डिवाइस में दोस्तों स्क्रीन हो गया, प्रिंटर्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें, जिस जैसे आप जो है जिस तरह से आपको आउटपुट लेना है, मॉनिटर्स, प्रिंटर्स और जो भी हैं, तो वो सारे के सारे दोस्तों आउटपुट में हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों इनपुट।
इनपुट क्या है दोस्तों, जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा फीड करने के काम आता है, जिससे हम क्या काम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, तो उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं उसको दोस्तों क्या बोला जाता है, इनपुट डिवाइस। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस दोस्तों कीबोर्ड है। कीबोर्ड से आप जो है कंप्यूटर के अंदर टाइप करते हैं कि आपको कंप्यूटर में क्या काम करना है, और वो जो है दोस्तों सीधा जो है उसके अंदर प्रोसेसिंग के ऊपर जो है सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम जो है डेटा कंप्यूटर को दे सकते हैं वाया नेटवर्क भी। नेटवर्क का मतलब ये हो गया कि आप किसी दूसरे कंप्यूटर से आप नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होकर के और दूर से भी आपको अपने कंप्यूटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस दोस्तों वो डिवाइसेज हैं जैसे कि हमारे स्पीकर हो गया, हमारा मॉनिटर हो गया जिसके अंदर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसका आउटपुट देख सकते हैं, प्रिंटर हो गया जिससे हम कोई भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी और चीज़ है, कोई मशीन चलाना कुछ है, आप जो है जिस स्पीड से या जैसे चलाना चाहते हैं आप इनपुट दे रहे हैं उसको कंप्यूटर में, वो प्रोसेस करके उसको उसी हिसाब से उसको रन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंप्यूटर के आउटपुट हो जाएंगे। अभी दोस्तों इसमें क्या प्रोसेसर जो सीपीयू लिखा था, तो सेंट्रल प्रोसेसर दोस्तों ये जो है कंप्यूटर का ब्रेन इसको बोल सकते हैं, और इसको सीपीयू भी बोला जाता है। ये दोस्तों एक माइक्रोचिप होती है जिसके अंदर आपको पहले ही बताया था कि थाउजेंड्स आईसी इसके अंदर ही एक माइक्रोचिप एक प्रोसेसर के अंदर होते हैं दोस्तों। तो इसका इतना ज़्यादा कैपेबल होता है कि सारा जितने भी ऑपरेशन कंप्यूटर के होते हैं सब हर तरह की चीज़ों को दोस्तों यही जो है कंट्रोल करता है। और जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर हम फीड करते हैं, जो चाहते हैं, जो एप्लीकेशन रन करना चाहते हैं, वो सारे के सारे रन जो है किसके थ्रू, इसके प्रोसेसर के थ्रू ही रन होते हैं। तो लेकिन दोस्तों बोलते हैं प्रोसेसर क्या होता है कि ज़्यादा इट परफॉर्म वेरी सिंपल ऑपरेशंस, बहुत सिंपल ऑपरेशंस करता है, लाइक बेसिक अरिथमेटिक एंड कंप्यूटिंग कंपेयरिंग टू वैल्यूज़। दो वैल्यू को दोस्तों कंपैरिजन का काम करता है, जैसे कि जो है लॉजिक, लॉजिक जो बोला जाता है इसको, तो एरिथमेटिक और लॉजिक। पहले इसको जो है सीपीयू के एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसके अंदर होता था, एएलयू भी बोला जाता था। तो अब उसका जो है क्योंकि काम बढ़ गया है, बहुत सारे ऑपरेशंस को करने के लिए, बहुत सारे एप्लीकेशंस को रन करने का काम ज़्यादा हो गया है, बहुत और दूसरे कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा हो गया है। नेटवर्किंग की बात जो है बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम, अलग अलग कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना, तो इसलिए अब वो एएलयू से इसका काम जो है ज़्यादा बढ़ गया है। अदरवाइज बेसिकली जो प्रोसेसर करता है वो एरिथमेटिक और कंपैरिजन का ही ऑपरेशन करता है दोस्तों। लॉजिक के थ्रू ही जो है सारे डेटा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने ऑपरेशन भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसी में ही होते हैं। लेकिन उसी से ही आप जो है एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि शाहरुख खान है, वो आपसे क्या कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग करना क्या है कि वो अपना बॉडी लैंग्वेज और कोई डायलॉग बोल देना। अब आप सोचोगे कि ये तो जो है खाली डायलॉग बोलता है और एक्टिंग करता है, तो हर कोई भी कर सकता है। तो दोस्तों ये क्या होगा, शाहरुख खान के जो है वैल्यू को कम आंकने की बात है। वो इससे बहुत ज़्यादा है, उनका एक ब्रांड बना हुआ है। वो स्टेज पे अगर खड़े हो जाते हैं उसके लिए करोड़ों करोड़ों लोग आने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कितने पैसे लोग उनको जो है अपनी जगह बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो खाली एक्टिंग नहीं है, तो उनका एक ब्रांड वैल्यू है। तो इसी तरह से दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर, आप सोचो कि खाली एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन कर रहा है, तो ये आप उसके जो है वैल्यू को घटाने वाली बात है। तो दोस्तों सीपीयू जो है जितनी भी चीज़ें होती हैं, इट एक्चुअली रन्स द शो। सारे इम्पोर्टेंट काम जो है पूरा का पूरा जो है, जितने भी पेरिफेरल्स होते हैं, वो सारा का सारा काम दोस्तों सीपीयू ही करता है। अभी आप दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके अंदर सीपीयू के अंदर जो है जो चीज़ें होती हैं, मोटे मोटे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सीडी डीवीडी ड्राइव होगा, हार्ड डिस्क होगा इसके अंदर, उसके बाद फ़ैन होगा, पावर सप्लाई यूनिट होगा, ग्राफिक कार्ड होगा इसके अंदर, पीसीआई बसें होंगी जो एक दूसरे चिप को और एक दूसरी डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मदरबोर्ड होगा दोस्तों, जिसके ऊपर सारा कनेक्शन, सारी डिवाइसेज, चाहे वो आपका
हार्ड डिस्क ड्राइव हो, चाहे आपका माइक्रो प्रोसेसर हो, सारी चीज़ें जो है मदरबोर्ड के ऊपर ही, मेमोरी डिवाइस हैं सब इसी के ऊपर ही दोस्तों फिक्स की जाती हैं, और ये एक दूसरे को आपस में इंटरकनेक्ट करता है दोस्तों। अभी हम दोस्तों बात करते हैं मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर जो है डाटा दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जो है दो टाइप की मेमोरीज होती हैं। मेमोरी जो है क्या है कि डिजिटल डाटा है। अब इसकी मेमोरी का एग्जांपल है रैम। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलता है, या फिर रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं दोस्तों। इसका मेमोरी का रैम के जो है क्या होते हैं, कार्ड्स होते हैं। इसमें बहुत सारे आईसीज लगे होते हैं, मेमोरी की सर्किट्स होती हैं जो कि मेमोरी का काम करती हैं दोस्तों। इसके अलावा हार्ड डिस्क होता है। हार्ड डिस्क के अंदर सारे डेटा स्टोर्ड होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन हमें रन करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सब कुछ हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा सीडीज़ होती हैं, सीडी के अंदर स्टोर कर डीवीडी हैं, और रिमूवेबल जो है फ्लैश मेमोरी डिस्क हैं। तो ये सारे के सारे दोस्तों हम लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे दोस्तों मेमोरी डिवाइसेज हैं। अब मेमोरी दोस्तों इसमें क्या है, दो टाइप की होती हैं। एक तो परमानेंट टाइप की मेमोरी, जो कि नॉन वोलाटाइल जिनको बोला जाता है। ये दोस्तों इनको, अगर परमानेंट मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी से आप ये समझेंगे कि अगर पावर को ऑफ कर दिया जाए कंप्यूटर का, तो उस पार्टिकुलर मेमोरी डिवाइस में अगर डेटा उसका स्टोर्ड रहता है, तो उसको हम परमानेंट जो है या नॉन वोलाटाइल मेमोरी बोलेंगे। इसमें कौन कौन सी आती हैं, हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क के अंदर आप जो है पावर जब ऑफ हो जाएगा तब भी उसकी डेटा नहीं जाती है। इसके अंदर इसके अलावा दूसरे रीड ओनली मेमोरी या रोम। रोम के क्या होते हैं, ये भी एक जो है चिप्स होते हैं, मेमोरी की सर्किट्स होती हैं, आईसी की तरह होती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो कि जो है मेमोरी का काम करती हैं। तो ये भी परमानेंट मेमोरी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों टेम्परेरी मेमोरी होती है। टेम्परेरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो है, इसको जनरली जो है रैम जो होता है उसको जो है क्या है, टेम्परेरी मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि जब पावर ऑफ करते हैं तो डेटा जो है तुरंत इसका आउट हो जाता है। अब हम इसको जो है इस ट्री के थ्रू हम समझते हैं कि मेमोरी कौन कौन सी कैसी होती हैं। तो मेमोरी दोस्तों एक रैम है, एक रोम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर दोस्तों इसका स्टैटिक रैम या डायनेमिक रैम, दो टाइप के रैम हो जाते हैं। रोम के अंदर दोस्तों प्रोग्रामेबल मेमोरी हो जाती है, इरेसेबल प्रोग्रामिंग मेमोरी हो जाती है, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामिंग मेमोरी हो जाएगी। तो ये टाइप्स है दोस्तों, इनको हम आगे हम अच्छे से समझेंगे। अभी रैम के ऊपर बात करते हैं। इसको रीड राइट मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है दोस्तों। तो रीड राइट मेमोरी इसलिए बोला जाता है कि आप इसको पढ़ भी सकते हो इसके अंदर डेटा, और इसके अंदर आप राइट भी कर सकते हो। और दोस्तों इस मेमोरी का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है जब सीपीयू जब रन करता है, माइक्रो प्रोसेसर जब किसी प्रोग्राम को रन करता है, तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम मेमोरी के अंदर ही उस डेटा को पहले कॉपी करता है, और उसके बाद वहीं से उसको डेटा को प्रोसेस करता है और यूज करता है। इसलिए इस मेमोरी का दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ही पावर ऑफ होगा, वोलाटाइल मेमोरी है तो इसका डेटा जो है ख़त्म हो जाता है। इसको दोस्तों दो टाइप से, स्टैटिक रैम जैसे मैंने बोला, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस, दो टाइप से दोस्तों इसकी मेमोरी के होते हैं। अब इसमें स्टैटिक और डायनेमिक के बीच में क्या फ़र्क है, वो हम आपस में समझ सकते हैं अभी। तो डायनेमिक जो होती है वो कंस्ट्रक्टेड ऑफ टाइनी कैपेसिटर्स दैट लीक इलेक्ट्रिसिटी। ये कैपेसिटर से बना होता है। और जो स्टैटिक रैम होता है वो दोस्तों सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, आप देखिए जो है सर्किट्स होती हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप के तौर पे होती हैं, उनसे बना होता है। अब डी रैम जो होता है वो इसको चार्ज की ज़रूरत, क्योंकि अगर जिसमें कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो उसको चार्ज होने की ज़रूरत होती है। तो रिक्वायर से रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स टू मेंटेन इट डेटा। तो इसको दोस्तों हमेशा जो है इसको रिचार्ज होने की ज़रूरत होती है, हर मिली सेकेंड में, बहुत ही कम टाइम, बहुत जल्दी जल्दी इसको रिचार्ज होने की ज़रूरत है, उससे ये डेटा रख सकता है। अगर वो रिचार्ज नहीं मिलेगा तो इसका डेटा उड़ जाएगा। और स्टैटिक रैम जो होता है, ये कंटेंट को तब तक जो है स्टोर करके रखेगा जब तक पावर ऑफ नहीं होगा। कहने का मतलब इसको रिचार्ज डेटा की ज़रूरत, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है। इसी के अलावा जो है डी रैम जो है वो, इसका एक्सपेंस बहुत सस्ता होता है, और एस रैम स्टैटिक
ये एक्सपेंसिव होता है। डी रैम जो है दोस्तों स्लो होता है, एस रैम फास्ट होता है। और डी रैम जो है दोस्तों ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकता है, उसके कंपैरिजन में एस रैम कम डेटा स्टोर करता है। डी रैम को दोस्तों कम पावर की ज़रूरत होती है, एस रैम को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। और ये जो है डी रैम बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस करता है और एस रैम जो है दोस्तों ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और डी रैम जो है इसका इस्तेमाल क्या होता है, मेन मेमोरी के लिए यूज होता है। और एस रैम जो होता है इसको दोस्तों जनरली कैश के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जनरली माइक्रो प्रोसेसर के बहुत ही क्लोज में रहती है, और कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ जब हम कॉपी करते हैं तो वो इसके अंदर इसका कुछ कंटेंट दोस्तों इसके अंदर स्टोर रहता है। और इमीडिएटली जब आप कंप्यूटर पे काम करना शुरू करते हैं तो वो तुरंत उसके साथ कनेक्ट करके और वो डेटा आपको प्रोवाइड करता है, तो आपका काम बहुत ही फास्ट कर देता है। तो इसलिए दोस्तों कैश मेमोरी भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी दोस्तों रीड ओनली मेमोरी रोम की बात करते हैं। रोम दोस्तों स्टोर्स क्रूशियल इंफॉर्मेशन इसेंशियल टू ऑपरेट द सिस्टम। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम होते हैं। जैसे आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, बिल्ट इन टेस्ट होता है, बाइट रन होता है। तो जो वो प्रोग्राम रन होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो कंप्यूटर को बूट करने के लिए ज़रूरी होता है। तो जो बूट का वाला जो सीक्वेंस और बूट का जो प्रोग्राम इनिशियल होता है वो कंप्यूटर का वो किसके अंदर, रोम के अंदर होता है। और रोम जो है पहले से ही प्रोग्राम्ड रहता है। पहले जब कंप्यूटर आप आता है तो वो फैक्ट्री से ही दोस्तों वो उसके अंदर सारा प्रोग्राम करके देते हैं। जैसे ही आपने पावर बटन दबाया उसके बाद कंप्यूटर क्या क्या चेक करेगा, कैसे करेगा, सारी डिवाइसेस क्या क्या लगी हुई हैं उनको चेक कर रहा है, जितने भी काम कर रहा है वो दोस्तों जो है रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के थ्रू वो सारा प्रोग्राम रहता है कि वो किस सीक्वेंस में कैसे क्या काम करेगा। ये दोस्तों वोलाटाइल नहीं होता है, जैसे मैंने बताया, ये डेटा इसके अंदर हमेशा रहता है। और कैलकुलेटर और पेरिफेरल डिवाइसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसको ये 4 टाइप का होता है दोस्तों, रोम, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम। इनको हम समझेंगे। तो रोम तो आपने समझ लिया कि रीड ओनली मेमोरी होती है, इसके अंदर जो एक बार जो प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद दोबारा जो है ये रैश नहीं होता। अभी दोस्तों इसके अलावा क्या होता है, ये प्री प्रोम आता है फैक्ट्री से। अभी हम प्रोम की बात करेंगे। तो प्रोम जो है दोस्तों जो है यूजर एक बार जो है इसको प्रोग्राम कर सकता है, लेकिन उसके बाद दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकता। एक बार आपने जो प्रोग्राम डाल दिया उसके बाद उसको जो है आप इरेज नहीं कर सकते हैं। ई प्रोम जो है होता है जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसको इरेज किया जा सकता है, बट इसको इरेज करने के लिए दोस्तों अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत, यूवी लाइट की ज़रूरत होती है। इसके बिना ये इरेज नहीं होता है। और इससे भी आसान कर दिया है ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली। दोस्तों इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ही ये इरेज हो जाएगा, इसके लिए यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अभी राम और रोम में क्या फ़र्क है दोस्तों। रैम क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है, रोम परमानेंट स्टोरेज है। ये जो है रैम क्या करता है, मेगाबिट्स में स्टोर करता है, मतलब कम मेमोरी होती है। और रोम के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है, गीगाबिट्स में स्टोर करता है। रैम वोलाटाइल है, रोम नॉन वोलाटाइल है। रैम जो है नॉर्मल ऑपरेशन में इस्तेमाल होता है, माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो भी प्रोग्राम्स को लोड करना हो उसके लिए यूज हो सकता है। और रोम जो है स्टार्टअप प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपको बताया था कि बिल्ट इन टेस्ट वगैरह, और जो स्टार्टिंग में जब ऑन करते हैं बूट सीक्वेंस कैसे होगा, बूटिंग के लिए कंप्यूटर के लिए सारे डाटा इसके अंदर रहता है। रैम जो है दोस्तों डाटा बहुत फास्ट जो है राइट होता है इसके अंदर, और रोम के अंदर डेटा बहुत स्लो राइट होता है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर बेसिक्स समझ लिया, हमने मेमोरीज कितनी कितनी टाइप की होती हैं ये सब हमने समझ लिया है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तब तक दोस्तों एंजॉय, थैंक यू, जय हिंद।